और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो आज होली है और आज के दिन भी आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना होगा, यानी कि एंजॉय भी करिए और स्टडी भी करिए। जब तक आपको अपनी मंजिल मिल नहीं जाती है तब तक रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसको क्रेट कहा जाता है। तो क्रेट का इंतजार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आपको ये मान के चलना है कि अप्रैल के लास्ट में शोध के लिए प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय करवाएगा और इसके लिए अब होली के बाद क्रेट का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत अधिक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि किस विषय में कितने पद होंगे, मतलब कितने रिक्त पद रहते हैं ना जिस पर पीएचडी के लिए एनरोल किया जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी कलेक्ट कर ली गई है और इसी के साथ बहुत जल्द होली तो आज ख़त्म ही हो रही है, तो अब प्रक्रिया अपने ढर्रे पर आ जाएगी और क्रेट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीएचडी करने की जो लोग सोचे हैं, तो वो लोग बिल्कुल अब अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। बहुत जल्द आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से क्रेट का नोटिफिकेशन और आवेदन दोनों शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर विभागों और महाविद्यालयों से रिक्त सीटों का जो ब्यौरा है वो मिल चुका है। हालांकि कुछ विभाग में अभी भी पिछले सत्र के प्रवेश लंबित पड़े हुए हैं। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन होली के तुरंत बाद क्रेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दे तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। तो मान के चलिए कि ये परीक्षा अप्रैल लास्ट या फिर मई में तो डेफिनेटली होगी। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, आधा मार्च ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ देखिए, कोई भी बच्चा फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपना एक कायदे का नोट्स नहीं है तो बिफोर एग्ज़ाम जब आप एक सप्ताह रह जाती है परीक्षा, तो उस समय क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये एक जो दुविधा रहती है उसमें आप ज़्यादा ही पढ़ जाते हो। इसलिए जो कुछ भी पढ़ो तो उसको एक नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़ो। ये चीज़ें कोई अदर कोचिंग वाले आपको नहीं बताते हैं, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल अपना ही मान के सारी जानकारी देता हूँ, ताकि आप बिल्कुल जो है यहाँ बिल्कुल जो एजुकेशन है फ्री है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात हो या फिर अगर जो अन्य परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो इन परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब आप विषय को रटने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। इससे उन्हें लंबे समय तक याद रखने में आपको मदद मिलेगी। चीज़ों को अपने वास्तविक जीवन से रिलेट करने की कोशिश करें। लक्ष्य बनाकर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल निर्धारित करें और उसके मुताबिक अपना जो कार्यक्रम है उसको पूरा करें। अतिमानवीय लक्ष्य ना बनाएं, एक दिन में ही 10 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा और शाम को 15 का मैं टेस्ट भी कर लूँगा, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है। अपने लिए एक अपनी क्षमता के अंदर वाला मानवीय लक्ष्य घोषित करें और सबसे बड़ी बात कि सुबह और शाम का टाइम रिवीजन में दें। इससे आपकी जो तैयारी है वो सबसे बेहतर रहेगी। और अगर बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बारे में, तो अब इंटरव्यू चल रहे हैं, साथ ही साथ इसके परिणाम भी जारी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के 162 पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इसके लिए 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इंटरव्यू करवाए गए और इसके बाद इसका रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upHESC2021.co.in है। दूसरी वेबसाइट है upHESC.org। तो इंटरव्यू में कुल 652 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 623 ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभी 46 विषयों के जो इंटरव्यू हैं वो होने शेष हैं। तो जैसे जैसे इंटरव्यू होता जाएगा वैसे वैसे इनका परिणाम भी जारी होता जाएगा। तो फिलहाल अब इंटरव्यू की बारी है। तो जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शामिल हुए, अब उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई वैकेंसी भी आने जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं खुद एक किसान के परिवार से हूँ, तो ये बड़ा मायने रखता है कि हमारी जो खेती गृहस्थी है उसके बारे में भी हमें जानकारी होती रहे, जिससे हम अपने घर वालों को अवगत कराते रहें। तो गेहूं की खरीद के बारे में एक न्यूज आ रही है कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण स्टार्ट हो गया है और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी।
न्यूनतम मूल्य होगा 2015 रुपये। तो काफ़ी शानदार बात है यहाँ पर 2015 रुपये। और गेहूं खरीद के लिए 6000 केंद्र बनाए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण किस प्रकार से होगा, इसके लिए मैं पूरी जानकारी आपको, एक चैनल है ना जिस पर मैं आपको खेती किसानी के बारे में ही सारी न्यूज़ देता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है सरकारी सुविधा इन्फो, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर मैं इसके बारे में एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, वहाँ पर देखो बैंक अकाउंट भी अपडेट करना होता है, क्योंकि जो पैसा आता है वो डायरेक्टली किसान के खाते में ही भेजा जाता है, किसी बिचौलिए का यहाँ पर सहारा नहीं होता है। तो पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में आ जाता है। और इसी के साथ अब बात करें तो देखो, बहुत जल्द ही हम लोगों ने तो 3 साल का ही स्नातक किया था, लेकिन बहुत सारे लोग अब जो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, अब उनको 4 साल का स्नातक कंप्लीट करना होगा। तो 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इस संबंध में 10 मार्च को यूजीसी अध्यक्ष और सदस्यों की जो बैठक हुई। जब भी यूजीसी की कोई बैठक होती है ऑफिशियल, तो उसका एक क्रम होता है। तो इस बार जो बैठक हुई उसका क्रम है 556वां जो बैठक हुई थी। तो इस पर जो है इसका जो मसौदा तय किया गया, तो इसे सार्वजनिक करके कहा गया है कि पक्षों से 4 अप्रैल तक अपनी राय देने को कहा गया है। तो आने वाले समय में जो स्नातक का पाठ्यक्रम होगा वो 4 साल का रहेगा, और भी कई सारी चीज़ें बदलेंगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अब पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। नए ढांचे में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को बहुआयामी, इनोवेटिव और व्यापक बनाया गया है। इसमें ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षा के बीच तालमेल बैठाते हुए छात्रों को विकल्प दिए गए हैं। नई योजना के तहत मानविकी से लेकर हर विधा के छात्र को सभी जरूरी अंतर विषय ज्ञान मिलेगा। तर्क दिया जा रहा है कि अब उद्योग एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों के बजाय कई क्षमताओं वाले मानव संसाधनों की तलाश करते हैं। इसलिए छात्रों को समग्र शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव, सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा की श्रृंखला से अवगत कराने की जरूरत है। इसके लिए 4 साल का यूजी कॉमन पाठ्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो पूरी प्रक्रिया है वह स्पष्ट नहीं है। जैसे ही पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होती है हम उसके बारे में आपको सूचित जरूर करेंगे। और यूजीसी ने सिफारिश की है कि एक सेमेस्टर जो होगा वो 90 कामकाजी दिवस का होगा और एक अकादमिक वर्ष को 2 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। यानी कि अब जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। 90 दिन का एक सेमेस्टर कम से कम होगा, मतलब 90 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, तभी जाके एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं भारत से जो कि विदेशों में पढ़ने जाते हैं एमबीबीएस का कोर्स, क्योंकि एमबीबीएस करना वहाँ पर एक तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ऊपर से भारत की अपेक्षा बाहर से जब ये लोग तो अब नेपाल और बांग्लादेश भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई जो होती है भारत की अपेक्षा 60% तक कम पड़ती है। लेकिन वहाँ से पढ़ लिख कर जब ये लोग वापस आते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस आते हैं, तब भारत में उन्हें एक परीक्षा देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है फ्रेंड्स, इसको ये स्टूडेंट बहुत कम पास कर पाते हैं। मतलब 100 लोग अगर बैठते हैं इस परीक्षा में तो 20 लोग ही इसे पास कर पाते हैं। तो 2 साल में अब इसके लिए लिमिट लगा दी गई है कि जो लोग बाहर से एमबीबीएस करके आएंगे, अगर 2 साल में वो नेशनल एग्जिट टेस्ट को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। तो कोई छात्र 2 साल के भीतर अगर टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो उसकी डिग्री बेकार हो जाएगी। अभी स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो भारत में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी ये 2 साल के भीतर एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि भारत को रियायत ज़रूर मिलेगी। तो मालूम हो कि देश में एमबीबीएस की करीब 90,000 सीटें हैं, लेकिन 20-25 हज़ार छात्र हर साल रूस, पूर्व सोवियत देशों जैसे यूक्रेन वगैरह में, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में पढ़ने जाते हैं। नेपाल और बांग्लादेश तक भी जाते हैं। आसानी से दाखिला मिल जाता है। तो इसके बाद जब पढ़ाई लिखाई करके आते हैं तो भारत में उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए जो यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको तो उसके लिए आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होता है, जिसको ये जो स्टूडेंट हैं पास नहीं कर पाते हैं। अब तो इनके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई कि 2 साल के अंदर पास कर लो, नहीं तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार। तो यहाँ पर देखते हैं अगली खबर को। तो केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर प्रयागराज के बारे में एक नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर संविदा पर आधारित शिक्षकों की भर्ती के लिए
ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आपको जो प्रोफार्मा है वो इफ़को फूलपुर.kvs.ac.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसे पूरी तरह से भर लें। विभिन्न पदों के लिए निर्धारित साक्षात्कार तिथि, मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, मूल प्रमाण पत्र, एक सेट स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो सहित विद्यालय परिसर में 8:30 बजे उपस्थित हों। तो पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और इस पर एक अलग वीडियो आज शाम तक आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पदों की जो संख्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक होते हैं, कंप्यूटर साइंस और समाजशास्त्र, साथ साथ प्राथमिक शिक्षक, इनके जो इंटरव्यू होगा वो कब होगा, 28 मार्च को। और टीजीटी के लिए अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत टीजीटी के जो पद हैं उसके लिए 29 मार्च को। और संगीत प्रशिक्षक, क्रीड़ा प्रशिक्षक, संगणक अनुदेशक, योग प्रशिक्षक और काउंसलर, समझ गए आप, म्यूज़िक टीचर और स्पोर्ट टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर और काउंसलर के लिए 30 मार्च को यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होती है तो एक लिखित परीक्षा का भी आयोजन होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है, अभी तक तो मात्र इंटरव्यू के सहारे ही इस भर्ती को भरने की बात कही जा रही है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इफ़को फूलपुर.kvs.ac.in पर विजिट कर लें या थोड़ा सा वेट करें, आपको एक वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इसी के साथ देखिए, टीटी प्रकरण को लेकर डीआईओएस निलंबित कर दिए गए हैं। मामला यहाँ पर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि हुई थी 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी में जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग में जुड़े लोगों में हड़कंप है और इस मामले में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई है। यूपी टेट परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित हुई थी। जिले में इस परीक्षा की शुचिता भंग करने का बड़ा प्रयास किया गया था। तो सीटेट के बारे में, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीटेट के लिए बहुत जल्दी सीबीएसई ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर देगा। जो लोग इस बार सीटेट की परीक्षा किसी भी कारण से उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उनको एक दोबारा से अवसर मिलेगा। तो फटाफट आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अगली सीटेट परीक्षा का जो लोग अगली सीटेट परीक्षा के नोटिफिकेशन का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी आपको सीटेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए जो परीक्षा होगी कब होगी, तो दिसंबर के आसपास इसी परीक्षा करवाई जाती है। हालांकि देखो, 2 बार परीक्षा होती है, एक बार दिसंबर में होती है और एक बार अगस्त में होती है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए जो परीक्षा होगी वो अगस्त में, जुलाई या अगस्त में करवाई जाएगी। तो यही मान के चलना आप, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का ख्वाब देखने वाले उन उम्मीदवारों के लिए भी काम की खबर है जिन्होंने जनवरी में टीटी की परीक्षा दी है। तो टीटी का रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि होली के पहले यूपी टीटी का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। होली के बाद, यानी कि आज तो देखो, आज भी बंद है, कल भी बंद है, उसके बाद संडे है, तो मंडे टू सैटरडे के बीच में किसी भी दिन यूपी टीटी का रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। ये सूचना मैं आपको एक हफ्ते पहले ही दे चुका था, क्योंकि देखो, आचार चुनाव संहिता लागू थी और आचार चुनाव संहिता जब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव थे विधानसभा के वो समाप्त हुए, उसके बाद विधान परिषद के चुनाव शुरू हो गए थे, तो जो आचार संहिता थी वो आगे बढ़ गई थी। फिर होली की छुट्टियां, डेफिनेटली ये सबको पता था कि इन सब चीज़ों के बीच यूपी टीटी का जो परिणाम है वो नहीं आ पाएगा। यूपी टीटी का परिणाम अब सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में कभी भी आ जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि आपको जो अगला वीक है सोमवार वाला, उसमें सोमवार से बुधवार के बीच में आपको यूपी टीटी का रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है updled.gov.in या फिर studyvidgyanprakash.com कहीं पर भी जाएंगे, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और देखिए, जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी शानदार खबर है। बहुत जल्दी वैष्णो देवी यात्रा में आपको रोपवे की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मतलब नीचे से कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक और अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक आपको जो है आराम से हवा में उड़ते हुए आप जाएंगे रोपवे के सहारे। तो ये तैयारियां भी स्टार्ट कर ली गई हैं। और आज होली है तो चलते चलते आपको होली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि नाखूनों में नेल पेंट्स लगाकर होली खेलने से नाखूनों पर रंग नहीं चढ़ता है। रंग खेलने से पहले जैतून या नारियल का तेल चेहरे, हाथ और बालों पर लगा लें
तो इससे क्या होगा कि रंग आसानी से छूट जाएंगे। होली खेलने से पहले पानी खूब पी कर जाएं, इससे त्वचा रूखी नहीं होगी और इससे रंगों का जो जो दुष्प्रभाव होगा वो आप पर कम पड़ेगा। बेसन और दही का पेस्ट लगाकर चेहरे पर त्वचा पर लगाएं, थोड़ी देर बाद पानी से धो लें, तो इससे आपकी जो त्वचा पर हानिकारक केमिकल्स का जो प्रभाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और रंग छुड़ाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा रगड़े नहीं, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में छुड़ाएं। लेकिन गर्म पानी का इस्तेमाल तो कतई ना करें, क्योंकि गर्म पानी लगाते ही रंग पक्का हो जाता है और वो फिर नहीं छूटेगा। तो खूब होली को एंजॉय करिए और आप सभी को होली की पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे कुछ नए समाचारों के साथ, कुछ नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली।